हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, ज्यामिति के पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रेखा, बिंदु और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया था और अच्छे से समझ भी लिए थे। उसी में हम लोगों आज देखेंगे कोण के बारे में, और कोण के साथ साथ उसके कितने प्रकार हैं, उनको क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज कोण को डिस्कस करते हैं कि कोण क्या होता है। तो यहाँ पर है दोस्तों, जैसे कि परिभाषा आप लोग देख रहे हैं कि कोण वह ज्यामितीय आकृति है जो उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनती है। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा देख रहे हैं आप लोग, वह कह रहा है कि कोण वह ज्यामितीय आकृति होता है जिसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है और जो दो किरणें प्रारंभ होती है उसी से यह कोण बनता है। तो जैसे इसको समझते हैं, तो मान लेते हैं कि ये कोई उभयनिष्ठ बिंदु है और यहाँ से एक किरण इस प्रकार चल गया और एक किरण इस प्रकार से चल गया है, और ये जो बिंदु है उसको हम लोगों ने मान लिया ए, और इस किरण का नाम दे दिया इसको बी और इसको सी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ जो है यह उभयनिष्ठ बिंदु है और ये एक किरण है, ये भी एक किरण है। उसी प्रकार से ऐसे भी दो किरण है, ये ए हो गया, ये शीर्ष है उसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। तो हम लोगों को यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये एक किरण और ये भी एक किरण, और यह जो है वह उभयनिष्ठ बिंदु है। फिर देखते हैं, इस प्रकार से भी हो सकता है, इसको मान लिए ए, इसको बी और इसको सी मान लिए। इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये उभयनिष्ठ बिंदु है और एक किरण ये पी हो गया, यही इसी के ऊपर में और एक किरण हो गया क्यू, तो यह भी एक उभयनिष्ठ बिंदु है और इसी के ऊपर में एक किरण ए पी है और दूसरा जो किरण है वह ए क्यू है। तो इस प्रकार से कोण का निर्माण हुआ है जिसमें से दो किरणें होती हैं और एक उभयनिष्ठ बिंदु होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि उस प्रारंभिक बिंदु को शीर्ष और उन किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यहाँ पर भी उभयनिष्ठ बिंदु है, ये भी उभयनिष्ठ बिंदु है और ये भी उभयनिष्ठ बिंदु है, तो इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। तो यहाँ पर यह शीर्ष हो जाती है, यहाँ पर ये शीर्ष हो जाती है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये शीर्ष हो जाती है और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ वाला शीर्ष हो जाता है, और बाद बाकी जो है वह कोण की भुजा होती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोण की माप। तो ये जो कोण बन गया है उसको हम लोग मापते कैसे हैं, इस चीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए जो कोण की माप है उसको समझते हैं पहले। तो किसी आरंभ किरण से अंतिम किरण के बीच घूमी हुई कोणीय दूरी को कोण की माप कहा जाता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी से समझते हैं पहले कि जो आरंभ किरण से किसी अंतिम किरण के बीच की जो घूमी हुई कोणीय दूरी होती है उसी को कोण कहते हैं। जैसे कि कोई हम लोग एंगल बना लिए हैं, अब हम लोग को परिभाषा के अनुसार में अगर यहाँ से हम लोग घूमना स्टार्ट करते हैं तो यह आरंभिक किरण हुई, यहाँ से हम लोग इसकी ओर जा रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं, तो हम लोग को इस वाले किरण पे पहुँच गए हैं। तो ये जो हम लोग की जो कोणीय दूरी हुई यहाँ से यहाँ तक का, वही हो गया हम लोगों का कोण, और वह कोण की माप हो गई। तो यहाँ पर ए बिंदु है, इसको पी नाम दे दिए, इसको क्यू नाम दे दिए। तो हम लोगों ने यह जो आरंभिक किरण है यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इस किरण की ओर चल दिए, तो हम लोग को जो कोणीय दूरी मिली वह होगी उसकी कोण की माप। और दोस्तों फिर देखते हैं, इस प्रकार से बना लिए। अगर हम लोगों ने फिर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस ओर चल गए, इस ओर चल गए, तो यहाँ पर भी जो बना कोणीय दूरी वह हो गया कोण, और इसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इस कोण को हम लोग नाम दे सकते हैं कोण पी ए क्यू। तो इसको नाम दे सकते हैं पी ए क्यू। यहाँ से अगर यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर,
इसका अगर नामकरण करना चाहेंगे तो नामकरण हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ से जाएंगे PQR, कोण PQR, इस प्रकार से नाम देंगे। इसको हम लोग इधर से भी पढ़ सकते हैं RQP। जब हम लोग यहाँ से इस प्रकार आएंगे तब, अगर हम लोग इस प्रकार से आएंगे तो यहाँ पर नाम देंगे हम लोग इसको RQP। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इधर से अगर हम लोग आते हैं तो कौन पढ़ेंगे इसको QAP। तो यह चीज़ को भी जानना जरूरी है, इसका जो नामकरण है उसको। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण की माप ज्ञात करने के लिए प्रोटेक्टर या चांद का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो कोण का माप हुआ उसको हम लोग प्रोटेक्टर या चांद की सहायता से नापते हैं। तो यह एक ज्यामितीय इंस्ट्रूमेंट होती है, तो यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करते हैं कोणों के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले देख रहे हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। तो दोस्तों न्यून कोण के बारे में आप समझते हैं, तो वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो तो वह न्यून कोण कहलाता है। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि जो कोण होती है, कोण को डिग्री में या रेडियन में मापा जाता है। तो जो कोण होता है उसको डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं, तो डिग्री या रेडियन में मापा जाता है। तो अब बात करते हैं न्यून कोण के बारे में, तो जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो वह कोण जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो वह न्यून कोण कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ एंगल, ये P नाम हो गया, ये हो गया Q, और यहाँ से ये R हो गया। अब हम लोग यहाँ से इस वाली ओर चलते हैं, इस किरण की ओर। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है मान लेते हैं वह थीटा है, और यह जो थीटा है इसका कुछ वैल्यू है, लेकिन यह 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। तो हम लोगों ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ हमें थीटा एंगल मिला, और यह जो थीटा है वह 0 से 90 के बीच होगा। फिर से एक बनाता हूँ, ये हो गया TSR। अब दोस्तों यहाँ से इसको इस प्रकार जाता हूँ, तो यहाँ से भी हम लोगों को जो थीटा एंगल होगा, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें जो एंगल मिला वह भी हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हुआ। अब समझते हैं कि 0 डिग्री का एंगल क्या है, इस चीज़ को भी देखते हैं। ये हो गया P, और ये उभयनिष्ठ बिंदु, और इसी के ऊपर में अगर एक और किरण गुजरती है, एक और किरण यहाँ से खींची जाती है, और ये बिंदु O हो गया, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनेगा वही हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का जो एंगल होता है उसमें दोनों किरणें एक के ऊपर में एक होती है, तो उसे 0 डिग्री का एंगल कहते हैं। और यहाँ पर भी कुछ न कुछ एंगल है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चलते गए हम लोग, तो हम लोग को जो माप मिला वह अगर 60 डिग्री का मिल गया, तो इस कोण का नाम हम लोग देंगे कोण RST बराबर 60 डिग्री। और ये जो 60 डिग्री है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो इसी प्रकार से यहाँ से भी यहाँ कुछ एंगल बनेगा। आगे और देखते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। तो दोस्तों जिस कोण का माप 90 डिग्री होगा वह समकोण कहलाएगा। ये एक किरण हो गया P, और यह जो बिंदु हो गया Q। अब इस प्रकार से एकदम बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जो भी किरण बनेगा, ये अगर मान लेते हैं R है, तो यहाँ से जो भी एंगल बनेगा वह कोण हो जाएगा हम लोगों का थीटा, और यह हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ से अगर हम लोग मापते हैं
तो हम लोगों को जो एंगल मिलता है यहाँ से, अगर हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री, हमें इस प्रकार से देखेंगे तो हमें मिल जाएगी 90 डिग्री। तो जो समकोण होगा वह उसका माप 90 डिग्री ही होगा, तो यह समकोण कहलाता है। अगला जो कोण है दोस्तों वह है अधिक कोण, जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो तो वह अधिक कोण कहलाता है। तो दोस्तों ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण होता है जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक होता है तथा 180 से कम होता है। तो इसको देखते हैं, ये कोई किरण हो गया, ए मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है वो बी है। 90 डिग्री के बारे में हम लोगों ने देख लिया था कि 90 डिग्री एकदम पूरा सीधा होता है, लेकिन उससे थोड़ा भी आगे हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर आगे हो जाता है तो वह अधिक कोण कहलाता है। और दोस्तों यह 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ से जो भी एंगल बनेगा, अगर मान लेते थीटा एंगल बनता है और इसका वैल्यू अगर दिया हुआ है 75, तो थीटा बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, अगर यहाँ से यह 105 दे देते हैं तो यह अधिक कोण हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर देखते हैं, यहाँ पर भी नाम दे देते हैं इसको TSR, और इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे मापते हैं तो यह 160 के हो जाता है। तो थीटा बराबर हम लोग यहाँ पर इसको 160 डिग्री मान लेंगे और यह 160 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी होगा वह 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होगा, तो वह हो जाता है अधिक कोण। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा वह 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 डिग्री से कम होगा, तो यह हो जाता है अधिक कोण। अब दोस्तों देखते हैं ऋजु कोण के बारे में या सरल कोण, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री होता है वह सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। तो दोस्तों ऋजु कोण या सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, वह कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इस प्रकार से ए नाम हो गया इसका, इसका बी। अब दोस्तों यह कह रहा है कि 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया था 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ से हम लोग 90 डिग्री ऐसे चलेंगे तो एकदम यह बिल्कुल सीधा रेखा बन जाएगा यहाँ पर, तो यह सी हो गया। तो यहाँ से इस वाले एंगल को अगर हम लोग थीटा बराबर 180 कहेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी तरह से 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यह एकदम एक सरल सीधा रेखा होता है। तो यह हो गया सरल कोण या ऋजु कोण, जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। पुनर्युक्त कोण या बृहद कोण, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, पुनर्युक्त कोण या बृहद कोण। तो वह कोण जिसकी माप 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 4 समकोण यानी 360 से छोटा हो, उसे बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इसको समझते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से इसका नाम ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। अब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया था कि जो 180 डिग्री कोण होता है वह एकदम बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा भी अगर आगे हो जाता है और इस कोण की अगर हम लोग माप करते हैं थीटा, थीटा बराबर अगर हमें मिलता है 200 डिग्री, तो हमें कोण ए, इसका अगर नाम सी ले लेते हैं तो ए बी सी, कोण ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा 200 डिग्री। तो उसी प्रकार से फिर देखते हैं। अब यहाँ से इधर में आ गए हैं, P ये हो गया Q और ये हो गया R। तो यहाँ से इस एंगल को अगर हम लोग मापते हैं और अगर यह थीटा बराबर 270 डिग्री मिलता है तो हम लोगों का कोण PQR बराबर 270 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देखते हैं
फिर एक एंगल बना करके इस प्रकार से यहाँ से ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो एंगल को देखेंगे, जो मापेंगे, अगर यह 320 डिग्री का होता है तो थीटा बराबर हम लोग 320 डिग्री कहेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी कोण पढ़े उसमें से हम लोगों ने एक चीज़ को सीख लिया और उसको जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो भी डिग्री बनेगा वह 0 डिग्री का होगा। एकदम बिल्कुल ऊपर में जो बनेगा वह 90 डिग्री का कोण होगा और इस किनारे पर जो बनेगा वह 180 डिग्री कोण बनेगा और एकदम यहाँ पे 90 के जस्ट अपोजिट में जो बनेगा वह 270 डिग्री कोण बनेगा। फिर अगर फिर से यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ पर 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो अगर पूरा एक घूम करके यहाँ तक अगर पहुँच जाते हैं, एक चक्कर पूरा हो जाता है तो हमें 360 डिग्री का एंगल मिलता है। लेकिन अगर हम लोग पूरा इस तरफ देखेंगे तो यह 0 डिग्री बनता है। फिर यहाँ से यहाँ मापेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा। फिर यहाँ से इधर आएंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार से बढ़ते हुए हम लोग 360 डिग्री यानी 360 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं कोनों के युग्म के बारे में। तो दोस्तों कोनों के युग्म के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि कोटि पूरक या पूरक कोण किसे कहते हैं या कौन कहलाता है पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर है कि यदि दो कोनों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो दोस्तों कोई भी दो एंगल होना चाहिए और उन दोनों कोनों का जो योग होना चाहिए वह मिल करके 90 डिग्री होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई एक एंगल है, उसका वैल्यू दिया हुआ है ABC। मान लेते हैं यह एक समकोण है और ये हो गया A, ये B हो गया और ये C हो गया और ये हो गया, हम लोग इसको D मान लिए और यह उभयनिष्ठ बिंदु है। तो यह जो एंगल है इस एंगल को अगर हम लोगों ने 40 डिग्री मान लिया है तो दोस्तों यहाँ पर ABC जो है वह 40 डिग्री है। तो इसका अगर कहता है कि कोटि पूरक या पूरक कोण कौन है तो हम लोग उसको निकालेंगे कैसे। तो इसको जो है 90 डिग्री से घटा लेंगे कोण ABC को, तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सॉरी इसको 45 ही मान लेते हैं। तो अब हम लोग इसको घटा दें तो हमें मिलता है 45 डिग्री। तो यह जो एंगल होगा दोस्तों, यह जो एंगल होगा वह भी 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स मिलने के बाद हमें 90 डिग्री मिलने चाहिए। तो ये जो दोनों कोण है, ये कोण इसका कोटि पूरक 45 है और इसका कोटि पूरक कोण ये है। तो दोनों एक दूसरे के आपस में कोटि पूरक कोण होते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई एक थीटा है जिसका वैल्यू मतलब थीटा बराबर एंगल जो है वह अगर 70 डिग्री का मिलेगा तो हम लोगों को जो अगला एंगल होगा यानी उसका जो कोटि पूरक एंगल होगा वह कितना होगा, हम लोगों को 20 मिलेगा। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री में 70 डिग्री को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका कोटि पूरक। तो ये 70 और 20 जो डिग्री होंगे वे दोनों आपस में कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार बनता है एग्जामों में, तो ये चीज़ को भी ध्यान देना है। आगे है दोस्तों एक और है जिसको कहते हैं संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोस्तों संपूरक या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो यदि दो कोनों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में संपूरक कहलाते हैं। तो दो कोनों का माप होना चाहिए हम लोगों का, उसका योग का माप होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कोई एक एंगल थीटा दिया हुआ है जिसका वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण जो इसका होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री से हम लोग इस वाले थीटा एंगल को घटा देंगे, यानी थीटा एंगल यानी 60 डिग्री को। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो हमें मिलता है 120 डिग्री।
तो ये जो थीटा मतलब 60 है और ये जो 120 है, ये दोनों मिल करके आपस में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के समपूरक कोण कराते हैं। 60 का समपूरक कोण 120 और 120 का समपूरक कोण 60 डिग्री। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर थीटा बराबर 110 डिग्री है तो हम लोगों को इसका जो संपूरक कोण हमें मिलेगा क्या, उसके लिए क्या करना है कि 180 डिग्री से हम लोगों को ये 110 डिग्री को घटा लेना है। तो 110 डिग्री घटाते हैं तो हमें मिलता है 70 डिग्री। तो अब ये 70 डिग्री और ये 110 डिग्री दोनों आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, तो वे हो जाएंगे संपूरक। और दो कोणों का योग अगर हो जाता है जोड़ने के बाद में तो वह 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे कोण उसके प्रकार को देख लिए हैं। आगे भी और कुछ कोण होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप लोग चैनल के साथ में बने रहें, और जो चैनल में नया है वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की वीडियो में भी हम लोग और ऐसे ही बातें करेंगे ज्यामिति के बारे में। थैंक यू दोस्तों।